नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका हार्दिक स्वागत है लर्निंग विद A2 क्लासेस पर। आज हम लोग एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं इस चैनल पर। अभी तक हम तुम एकेडमिक क्लासेस के साथ में मिल रहे थे। आज से हम तुम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मैं आपका अपना अरविंद कुमार रेलवे के लिए मैथ्स की क्लासेस शुरू करूँगा। मैंने पिछले सालों में इसी क्षेत्र में सिलेक्शन ले रखा है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी के साथ में मैं आपको रोज़ाना के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लगातार कराऊंगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, आप सब लोग क्या कर सकते हैं, जो रेलवे के विभिन्न एग्जाम है, जैसे ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, एएलपी हुआ, या आरपीएफ हुआ, या जेई वगैरह के लिए जो भी मैथ्स वाला सेक्शन है, ठीक है ना, उसके लिए जो भी मैथ वाला सेक्शन है उसके लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं। या फिर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जैसे एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें एक तरीके से बेसिक की तरह ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। आइए भैया शुरू करते हैं आपकी क्लास। इसमें हम करेंगे क्या कि जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे शुरुआत में आप अपना टाइम लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में मेरे साथ देखेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराने सिखाऊंगा, बेसिक के साथ में भी, और जहाँ जहाँ ट्रिक्स काम कर सकती हैं वहाँ पे ट्रिक्स दिखाऊंगा, जहाँ पे ऑप्शन से काम हो सकता है वहाँ पे ऑप्शंस दिखाऊंगा। तो कई सारे डायमेंशंस के साथ में हम तुम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर शुरू करते हैं इसी पे। देखिए पहला सवाल है अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 72 इंटू 18 प्लस अंडर रूट 0.04 प्लस अंडर रूट 0.64 का मान हमसे पूछा है कि इतने का मान हमारा क्या होगा। तो हम इतने का मान निकालना है बेटा, इतने का मान निकालना है हमको। आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, जिसमें हमारा क्या कर रखा है, देखो अंडर रूट 72 और गुणा में कितना 18 प्लस अंडर रूट 0.04 और प्लस अंडर रूट 0.64। ये जो आपका सवाल है केवल आपसे वर्ग और वर्गमूल की जानकारी चाह रहा है कि आपको वर्ग और वर्गमूल की जानकारी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो हम तुम उसी पे देखेंगे वर्ग और वर्गमूल के लिए। अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो कितना लिख रहा है यहाँ पर 72 इंटू 18, है ना। 72 इंटू 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8, ठीक है ना। 9 इंटू 8 लिख सकते हैं, और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं आप, 9 इंटू 2, ठीक। 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, प्लस 0.04 किसका वर्ग होता है बताइए, 0.04 किसका वर्ग होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 0.2 का वर्ग बताइए, 0.2 का, तो वर्ग का हिसाब क्या होता है सर, वर्ग अगर पावर दो बार लगी होगी तो आप दो ही बार गुणा करेंगे, 0.2 गुणा 0.2 लिखेंगे। तो यहाँ 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 2 जा 4। का बड़ा सिंपल नियम है कि अगर देखो पॉइंट यहाँ पर लग रहा है एक बार और एक बार यहाँ पर, तो कितनी बार गुणा में हो गया, दो बार, यानी कि दो अंकों के बाद में आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो अपना एक ही अंक है, तो एक हम अपनी तरफ से क्या रख सकते हैं, जीरो, और यहाँ पर क्या लगा लेंगे भैया, पॉइंट। तो कितना हो गया 0.04। तो 0.04 जो स्क्वायर वैल्यू होगी वो किसकी होगी, 0.2 की, 0.2। तो यहाँ पर आप कितना लिख सकते हैं, 0.2 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि 0.8 का वर्ग, कितने का, 0.8 का, 0.8 का वर्ग बताइए कितना होता है। आप केवल ये फोकस कीजिए कि जो 64 है, जो 64 है वो किसका वर्ग है। 64 के लिए आप हिसाब लगाइए, तो 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। कितने का वर्ग होता है, 8 का। तो अगर 0.8 को सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 0.8 गुणा 0.8, 0.8 गुणा 0.8, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा सर, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, इतना ही तो होता है। 8 8 जा कितने होते हैं, 64। तो एक दशमलव यहाँ पर है, एक दशमलव यहाँ पर है, कितने स्थानों के बाद हुआ, दो स्थानों के। तो इसको क्या लिखेंगे आप सर, 0.64। तो 0.8 का स्क्वायर कितना हुआ आपका, 0.64। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.8 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर। तो देखिए सर, यहाँ पर एक 9 ये है, 9 ये है, ठीक। स्क्वायर में अगर अंडर रूट में एक जैसी संख्याएं दो बार हो तो उसी संख्या को अंडर रूट के बाहर निकाल लेते हैं, बेसिक क्लासेस में आपने सीखा होगा। तो यहाँ से हमारा क्या बाहर आया, 9, क्या बाहर आया, 9। ये कितना है, 8 2 जा 16, 16 किसका वर्ग होता है सर, 4 का। किसका वर्ग होता है, 4 का। तो 9 गुणा में कितना हो गया सर आपका, 4, प्लस यहाँ पर देखो इसके स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, इसके स्क्वायर से ये अंडर रूट भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया, 0.2 और प्लस का 0.8। 9 4 जा कितने हो गए आपके, 36, 9 4 जा कितने हो गए आपके, 36। अच्छा 0.2 और 0.8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 0.8 में 0.2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.0, यानी कि 1 आ जाएगा। तो 36 और 1 कितना हो गया आपका, 37, 36 और 1 कितना हो गया आपका, 37। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ अपना, डी। ठीक है, पहला सवाल है
बहुत अच्छे से आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, अपने तरफ से करने की कोशिश करेंगे, और भी बहुत सारे मेथड्स आप अपनी तरफ से इसमें इनपुट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगले सवाल पर चल रहे हैं अपन। देखिए, अच्छा हम इस पूरे सेट में क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के भी देखने मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके एडवांस के भी देखने मिलेंगे, तो मैं दोनों क्वेश्चंस को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये वाला हमारा सवाल है जिसमें हमने पढ़ रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स बाई और पी क्यू किरण में से 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली दो समानांतर जीवाएं हैं। क्या है भैया? जीवाएं। तो आप लोग जानते हैं वृत्त में जीवा क्या होती है, वृत्त में जीवा क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वृत्त में अगर हमको जीवा बनानी है, क्या बनानी है? जीवा, ठीक। 2D में ले लेते हैं। अगर हमको यहाँ पर क्या बनाना है? वृत्त बनाना है, ठीक है। ये वृत्त बनाना है तो देखिए जरा, वृत्त में हमारा क्या होता है, ये क्या है आपका? सेंटर। ये आपका वृत्त का क्या है? सेंटर। और सेंटर से अगर हम तुम, ये क्या है आपकी? सरकमफेरेंस। ये वृत्त की क्या है आपकी? सरकमफेरेंस। देखो जरा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ये क्या है आपका? एक सर्कल है। सर्कल में अगर हम तुम इस वाली बात करेंगे तो ये क्या है आपकी? वृत्त की परिधि। ये क्या है आपकी? वृत्त की परिधि, ठीक है ना। वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का मतलब क्या हो गया? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये वृत्त की परिधि है। और ये क्या है? वृत्त का केंद्र। ये वृत्त का क्या है भैया? केंद्र। बिल्कुल बीचों बीच में ये क्या है? वृत्त का केंद्र। अच्छा, वृत्त की परिधि से एक बिंदु से दूसरे बिंदु को, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को, वृत्त की परिधि पर अगर कोई दो बिंदु स्थित हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है आपका? बी। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली इस रेखा को हम कहते हैं वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा यानी कि कॉर्ड। जीवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? आपका कॉर्ड। अगर कोई रेखा वृत्त की परिधि को काटते हुए बाहर निकल रही है, काटते हुए बाहर निकल रही है, तो इस रेखा को कहते हैं आप छेदक रेखा। क्या कहते हैं भैया? छेदक रेखा। इंग्लिश में इसको कहते हैं सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सीकेंट लाइन। अच्छा, ये जो बीच में है इसको क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र, यानी कि हम तुम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? ओ से। किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? ओ से। तो आपको मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ देखो, अगर थोड़ा सा मैथ में आपने क्या पढ़ रखा होगा? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी होगी समकोण त्रिभुज के लिए। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो ये जो लेग्स हैं समकोण त्रिभुज की वो कितने डिग्री पर होंगे आपकी? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर होंगे आपकी? 90। तो इस वाली भुजा को हम तुम क्या कह लेते हैं भैया? बेस। क्या कह लेते हैं? बेस। इसको क्या कह लेते हैं? परपेंडिकुलर। और इसको क्या कह लेते हैं आप? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या कह लेते हैं भैया आप? इसको कर्ण। क्या कह लेते हैं? कर्ण। इसको क्या कह लेते हैं आप? लंब। क्या कह लेते हैं? लंब। तो हाइपोटेन्यूज और लंब और बेस में एक रिलेशन होता है जिसको हम तुम कौन सी थ्योरम से रिप्रेजेंट करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है समकोण त्रिभुज के लिए? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का कितना? बेस स्क्वायर, है ना। समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। इतना ही जानकारी हम तुम यूज करेंगे पिछले सवाल में। आ जाइए, सवाल क्या है आपका कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमको कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स बाई और पी क्यू किरण में से 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली दो समानांतर जीवाएं हैं। दोनों क्या हैं? समांतर हैं एक दूसरे के। कैसी हैं? समानांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हैं। दोनों जीवाएं जो है वो केंद्र के विपरीत, यानी कि एक केंद्र के नीचे है और एक केंद्र के कहाँ है? ऊपर, है ना। इसमें दो तरीके के सवाल बन जाते हैं, एक तो दोनों केंद्र के एक ही दिशा में होंगी, या फिर दोनों केंद्र की विपरीत दिशा में होंगी, ठीक है ना। एक टाइप ये है, इसमें समझा देता हूं मैं आपको कि हमसे क्या कहा है उसने? एक वृत्त है। क्या है आपका? एक वृत्त, ठीक है। एक वृत्त है बेटा। एक वृत्त में क्या कह रहा है हमसे? वो एक वृत्त है जिसमें क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र, ये वृत्त का एक केंद्र हो गया, ठीक है। वृत्त के केंद्र के दोनों दोनों जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में? विपरीत। दोनों दिशाएं कैसी हैं? विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो एक जीवा इधर होगी और एक जीवा इधर होगी, ठीक है। ये कौन सी जीवा क्या है? एक एक्स वाई है। एक कौन सी जीवा है आपकी? एक्स वाई। और एक कौन सी जीवा है आपकी? पी क्यू। कौन सी जीवा है भैया? पी क्यू, ठीक है ना। दो जीवाएं हैं आपकी, एक एक्स वाई और एक कौन सी है? पी क्यू।
कहता है कि इनमें से 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई की है। एक कितने सेंटीमीटर की? 12 सेंटीमीटर की कौन है? एक्स वाई, यानी कि ये जो जीवा है वो कितने सेंटीमीटर की? आपकी 12। और ये जो जीवा है वो कितने सेंटीमीटर की? आपकी 16। ऐसे जानकारी किसमें मिली हमको? क्वेश्चन में। पहली जो जीवा है वो 12 सेंटीमीटर और दूसरी जो जीवा है वो कितने सेंटीमीटर है? 16 सेंटीमीटर है। तो वो दोनों केंद्र के विपरीत दिशा में। देखिए जरा, एक थ्योरम और होती है बेटा केंद्र वृत्त के लिए, कि अगर आप केंद्र से जीवा पर लंब डालोगे, केंद्र से जीवा पर क्या डालोगे? लंब, तो वो जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। कितने बराबर भागों में डिवाइड करेगा? दो। ठीक है ना। अगर केंद्र से डालोगे तो कितने बराबर भागों में डिवाइड करेगा? दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। मैंने क्या करा कि एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ठीक है ना, एक क्या कर लिया बेटा? परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया हमने एक, जो क्या कर रहा है अगर ये परपेंडिकुलर ड्रा करा है तो ये कितने सेंटीमीटर की है? 12। कितने सेंटीमीटर की? 12। तो यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर की ये बचेगी? बोलो। यहाँ से यहाँ तक ये बचेगी 6 सेंटीमीटर। और अगर ये 16 की है तो ये कितनी बचेगी? 8। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कितनी बचेगी आपको? 6 सेंटीमीटर। और ये कितनी बचेगी आपको? 8। ठीक है। अब यहाँ पर क्या था? हमारा केंद्र। ये क्या था? आपका केंद्र। अगर केंद्र से हम परिधि को मिला दें, केंद्र से हम क्या करें? परिधि को मिला दें, तो इसी दूरी को हम क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं भैया? त्रिज्या। केंद्र से हम क्या कर रहे हैं? परिधि को मिला रहे हैं, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे आप? त्रिज्या। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी को क्या कहेंगे आप? त्रिज्या। अच्छा, त्रिज्या कितनी दे रखी है भैया? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है? 10। यानी कि जो त्रिज्या है वो अपनी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 10। ये भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। और ये भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझेंगे, बहुत प्यारा सवाल बन गया ये। अगर ये दोनों 10-10 सेंटीमीटर की हैं तो अब आप ध्यान देंगे थोड़ा सा कि ये कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं यहाँ पर? 90। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90। सही है। तो यहाँ पर ये जो सेंटर है ओ, क्या है? ओ। मान लो कि यहाँ पर किस पर मिलता है? सी पर। और यहाँ पर किस पर मिलता है बेटा? ये डी पर। ठीक है ना। ये यहाँ पर किस पर मिलता है? डी पर। ठीक है, देखो जरा, ध्यान से देखना। ये किस पर मिलता है? यहाँ पर डी पर। ये कितने सेंटीमीटर थी बेटा? 8। क्यों थी ये 8? क्योंकि पूरी लंबाई कितनी दे रखी थी? 16। इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये देख रहे होंगे कि एक तो आपका ऊपर समकोण त्रिभुज बन रहा है और एक कहाँ बन रहा है? नीचे। एक ऊपर समकोण त्रिभुज और एक कितना? नीचे। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका ओ सी बाई, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका ओ डी क्यू, है ना। जिसमें ये वाला पर हाइपोटेन्यूज भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। और ये वाला हाइपोटेन्यूज भी कितना है? 10। दोनों ही कितने कितने के हैं? 10-10 सेंटीमीटर के। तो क्या ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी? इन दोनों त्रिभुजों के लिए लगाना चाह रहे हैं हम इस त्रिभुज ओ सी बाई में। किसमें? ओ सी बाई। ओ सी बाई में क्या होगा बेटा? कर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? कर्ण का। तो कर्ण का यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर में कितना होगा? 6 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर? 6 का स्क्वायर। पूछा क्या है हमसे? जीवाओं के बीच की दूरी, यानी कि सी डी पूछा है। क्या पूछा है? सी डी। 6 का स्क्वायर प्लस का कितना? ओ सी का स्क्वायर। किसका? ओ सी का। ठीक है। तो यहाँ से हम तुम एक दूरी निकाल सकते हैं। देखो जरा, ओ सी का स्क्वायर निकालेंगे। 10 का वर्ग कितना हो गया? 100 बराबर में 6 का वर्ग कितना हो गया? 36 प्लस का कितना? ओ सी स्क्वायर। तो 100 माइनस के कितना हो गया? 36 बराबर में कितना? ओ सी स्क्वायर। तो यहाँ से 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 64। कितना बचेगा? 64। तो ओ सी स्क्वायर बराबर में कितना आ गया आपका? 64। या फिर ओ सी का वैल्यू कितना आ गया? अंडर रूट 64। या फिर ओ सी कितना आ गया आपका? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ओ सी की वो कितनी आ गई आपकी? 8। कितनी आ गई? 8। ऐसे ही देखोगे तो एक और त्रिभुज बन रहा है। कौन सा? ओ डी क्यू। इन ट्रेंगल ओ डी क्यू। ओडी क्यू में देखोगे, मैं बहुत एलेबरेट तरीके से आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जो क्षेत्र है उसमें लोग जो हैं वो बहुत बेसिक से जानकारी को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उतना एडवांस लोग पढ़ते नहीं हैं। तो ध्यान से देखेंगे। ओडी क्यू में बेटा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बराबर में कितना होगा बेटा? 10 का स्क्वायर बराबर में कितना? 8 का स्क्वायर। ये वाली भुजा 8 है ना। और प्लस का कितना? ओ डी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? ओ डी का। अभी मैं इसका एक और शॉर्ट तरीका आपको बताऊंगा। देखो, 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 100 बराबर 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। और प्लस का कितना हो गया आपका? ओ डी स्क्वायर। 100 माइनस के 64 बराबर में कितना हो गया आपका? ओ डी स्क्वायर। या फिर देखो, ओ डी का वैल्यू निकालोगे तो 100 में से 64 घटाओगे तो कितना बचेगा? 36। कितना बचेगा? 36। अब आपने स्क्वायर हटाया तो अंडर लगाओगे तो ओ डी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 6। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो टोटल हमसे किसका वैल्यू पूछा था? सी डी का। किसका? सी डी का।
तो सी डी बराबर कितना है सर, 8 प्लस का कितना 6, तो 8 और 6 कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया आपका, डी। इतना समझ में आया? ये मैंने बेसिक से आपको सारी जानकारियां बताई हैं। अब इसी सवाल को मैं बहुत डिटेल में, मतलब बहुत शॉर्ट तरीके से बताना चाहता हूँ। आपने अगर ट्रिपलेट्स पढ़ा हो, अगर आपने ट्रिपलेट्स पढ़ा हो तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जरा, ट्रिपलेट्स से मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है अपना कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में सेंटर के ऊपर और सेंटर के नीचे, ठीक है ना, सेंटर के ऊपर और सेंटर के नीचे, अगर ये सेंटर है तब कितनी जीवाएं ली हैं उसने, 2। एक कौन सी ली है आपकी एक्स वाई, और एक कौन सी ली है उसने पी क्यू, ठीक है। शॉर्ट देखना कितना अच्छा होगा इसका। अगर ये सेंटर का सर्कल कितना है, सर्कल का सेंटर कितना है, ओ, कितना है ओ, तो हमसे इन दोनों के बीच की दूरी पूछिए, इन दोनों के बीच की क्या पूछिए, दूरी, ठीक है ना। अगर हमसे दूरी पूछिए तो ये क्या है भैया आपका सेंटर, ये क्या है आपका सेंटर, ठीक है ना, दिख रहा होगा ये सेंटर है। तो हमने क्या करा है कि सेंटर से इस वाली दूरी को मिलाया और इस वाली दूरी को मिलाया, ठीक, इस वाली दूरी को मिलाया। इसकी जो टोटल लंबाई थी वो कितनी थी, 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 12। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर इस बिंदु को मैं पी सॉरी ए मान लूँ, कितनी मान लूँ, ए, और इस बिंदु को कितना मान लूँ मैं, डी, ठीक है, ए और बी। तो मैंने आपको बताया कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालें तो वो उसको कितने बराबर भागों में बांटता है, 2। एक्स वाई का जो वैल्यू आपको दिया था वो कितना दिया था, 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू का जो वैल्यू दिया था वो कितना दिया था, 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एक्स बाई पूरा कितना है, 12, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 6, कितना होगा 6। पी क्यू कितना दिया है, 16, तो ये कितना होगा 8, कितना होगा 8। इतनी बात समझ में आई मेरी? देखिए जरा, अगर ऐसा है तो देखिए ये कितना है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक 6, और ये कितना हो गया 8। अच्छा, त्रिज्या तो हमको 10 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर दिए, 10। तो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट होता है, इसको कहते हैं ट्रिपलेट्स, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल में कंसेप्ट होता है किसका, ट्रिपलेट्स का। ट्रिपलेट में एक बड़ी बेसिक ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं जानते हैं ना आप? समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन होता है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है समकोण त्रिभुज की, कर्ण। कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अन्य दोनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक लंब और एक आधार, ठीक है ना। तो एक ट्रिपलेट होता है बेटा 6, 8, 10। इसमें 6 का वर्ग 8 का वर्ग करोगे तो वो 10 के वर्ग के बराबर। तो अगर ये भुजा 6 है, ये 10 है, तो ये कितनी होगी, 8। अगर ये भुजा 8 है, ये 10 है, तो ये कितनी होगी, 6, ठीक है ना। अगर ट्रिपलेट की थोड़ी सी नॉलेज आपको है तो ये सेकंड, विद इन सेकंड आप करके चले जाएंगे, ये क्वेश्चन विद इन सेकंड करके आप चले जाएंगे। तो बताइए ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 8 प्लस 6, जो कितना सेंटीमीटर आ गया आपका, 14। ये वो तरीके हैं जो आपको बहुत जल्दी सफलता की ओर लेकर जाएंगे, ठीक है ना। ट्रिपलेट से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ में कर सकते थे। समझ में आया होगा आपको? ठीक, हमने करा क्या है कि जो आपकी जीवाएं दे रखी थी उस पर बस एक लंब डाला है। जो दिया गया लंब है वो कितने बराबर भागों में बांट रहा है, 2। तो एक लंबाई कितनी दे रखी है, 12, तो आधी कितनी हो जाएगी, 6। एक लंबाई कितनी दे रखी है, 16, जीवा की एक लंबाई कितनी दे रखी है, 16, तो आधी कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है ना। रेडियस कितनी दे रखी है, 10। तो हमने ऊपर वाले ट्रायंगल में भी ट्रिपलेट लगाया और नीचे वाले में भी। अगर ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 8। ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 6, और 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल पर जाइए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बहुत प्यारा सवाल है। ये कहता है कि एक तरल मिश्रण है, क्या है भैया, एक तरल मिश्रण है। एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग, कितना, 1/5 भाग अम्ल है, क्या है भैया, अम्ल है। 3/5 भाग क्या है, एल्कोहल है, और शेष भाग कितना है, पानी। ठीक है, शेष भाग कितना है, पानी। यदि इस मिश्रण की कुल मात्रा कितनी हो, 20 लीटर, कितनी लीटर हो, 20। तो मिश्रण में कितना पानी है ये हमको बताना है, कि मिश्रण में पानी कितना है। हमसे पानी की मात्रा पूछिए कि पानी कितना है, ये हमको बताना है। रेशियो का बड़ी प्यारी सी जानकारी इस सवाल में लगेगी, रेशियो की, है ना। देखेंगे जरा, अगर क्या दे रखा है भैया, पहले एसिड, एसिड यानी कि अम्ल, एसिड की मात्रा देखेंगे तो वो कितनी है, 1/5। अगर आप एल्कोहल की मात्रा देखेंगे तो एल्कोहल की मात्रा कितनी है भैया, 3/5, ठीक है। और शेष क्या है, वाटर, शेष क्या है, वाटर। तो रेशियो में आपने सीखा होगा, रेशियो में आपने सीखा होगा कि जो नीचे वाली मात्रा होती है ना, टोटल मात्रा को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, टोटल मात्रा को। यानी कि जो पूरा का पूरा मिक्सर है, पूरा का पूरा जो मिक्सर है वो कितने भाग है, 5 यूनिट। कितने यूनिट है आपका, 5। कितने यूनिट है, 5। 5 में से 1 यूनिट क्या है आपका, एसिड। 5 में से अल्कोहल कितना है, 3। तो जो रेस्ट पार्ट बचा वो किसका बचा, वाटर का। तो क्या यहाँ से हम इतनी जानकारी से इन सब का रेशियो लिख सकते हैं, रेशियो लिख सकते हैं।
भाई बहुत आसानी से लिख सकते हैं सर, हम तुम एक रेशियो किसका लिखना चाह रहे हैं, एसिड, एल्कोहल और किसका लिखना चाह रहे हैं भैया, वाटर का। ठीक है ना। टोटल भाग कितने हैं सर आपके, 5। टोटल कितना है, 5 भाग मिश्रण है। कितने भाग मिश्रण है, 5। 5 भाग मिश्रण है। पहले में क्या है आपका एसिड, फिर क्या है आपका एल्कोहल, फिर क्या है आपका वाटर यानी कि पानी। एसिड का भाग कितना है भैया, 1। कितना है, 1। ठीक है। एसिड का भाग कितना है, 1। एसिड का भाग कितना है, 1। तो एसिड कितना हो गया आपका, 1। एल्कोहल 5 में से कितने यूनिट है, 3 यूनिट। कितने यूनिट है, 3। अच्छा, एसिड और एल्कोहल का यूनिट देखेंगे तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। अब यहां से अगर हम तुम देखेंगे तो वाटर का कितना आ गया सर, 1। क्यों आ गया ये वाले 1, बताइए क्यों आ गया, क्योंकि टोटल कितना था सर, 5 यूनिट। कितने यूनिट था, 5। एसिड और एल्कोहल मिलके कितने यूनिट बना रहे हैं, 4। तो जो 1 यूनिट बचा है ना, कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। 5 में से 4, 4 भाग तो किस किसने कर लिए, एसिड ने और किसने, एल्कोहल ने। तो जो बचा वो क्या है आपका, वाटर। कितने यूनिट है, 1 यूनिट। कितने यूनिट, 1। तो एसिड की मात्रा 1 यूनिट, एल्कोहल की मात्रा 3 और वाटर की कितनी है, 1 यूनिट। इतना भाग समझ में आया। अब टोटल कितना है आपका, 5 यूनिट, जबकि उसने टोटल दे कितना रखा है, 20 लीटर। कितने लीटर, 20। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 5 यूनिट, कितने यूनिट भैया, 5। 5 यूनिट, 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 20 लीटर को। तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा आपका, 5 चौक 20, कितना होगा, 20। 4 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा भैया, 4 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 लीटर। अब हम इसमें तीनों की मात्रा बहुत आसानी के साथ में बता सकते हैं। तो देखो 1 यूनिट है ना, तो एसिड कितना होगा भैया, 4 लीटर। एल्कोहल 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 12 लीटर। ये भी कितना हो जाएगा आपका, 4 ही का ना, 4 लीटर। ठीक है ना, 4 लीटर। तो किसका पूछा था हमसे, कितना पानी है। तो पानी कितना है बोलो, पानी कितना है हमारा, 4 लीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। पानी ना पूछ के अगर वो एसिड या अल्कोहल में से भी कोई पूछता तो हम आसानी से इसका जवाब दे सकते थे। ठीक है। या फिर इसी सवाल को आप चाहें तो और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए इसी सवाल को अगर आप चाहें तो और दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा मात्रा दे रखी है। पूरी मात्रा कितनी है आपकी, 20 लीटर। तो हम अगर देखें एसिड के लिए, देखें किसके लिए, एसिड के, तो वो 20 का 1/5 है। 20 का कितना है सर, 1/5। तो 5 चौक 20। तो 4 लीटर कौन हो गया आपका, एसिड। 4 लीटर कौन हो गया आपका, एसिड। उसके बाद एल्कोहल को देखें, किसको देखें, एल्कोहल को। तो एल्कोहल कितना है, 20 का, किसका, 20 का कितना हो गया, 3/5। 20 का कितना हो गया भैया, 3/5। तो 5 से 20 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो 4 तिया कितने हो गए आपके, 12 लीटर। ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें एसिड और एल्कोहल से 4 लीटर तो क्या हो गया आपका, 4 लीटर तो क्या हो गया आपका, एसिड। एल्कोहल कितना हो गया, 12 लीटर। कितने हो गए टोटल, 16। कितने हो गए, 16। तो रेस्ट पार्ट कौन सा बचा, रेस्ट पार्ट कितना बचा बताओ, रेस्ट पार्ट कितना बचा, टोटल कितना था आपका, 20। टोटल कितना था आपका, 20। 20 में से आप क्या करो, 12 + 4 यानी कि 16 घटा दो, तो कितना आ गया आपका, 4 लीटर। जो 4 लीटर किसको दर्शाएगा आपका, वाटर को। किसको दर्शाएगा आपको, वाटर को। ठीक है ना। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो पानी जो होगा वो कितने लीटर होगा भैया, 4 लीटर। कितने लीटर होगा, 4। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, जिसमें आपसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108, 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल कितना आता है, 3। एलसीएम एचसीएफ करके टॉपिक पढ़ा होगा आपने, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ करके टॉपिक पढ़ा होगा। उस टॉपिक में ये सवाल पढ़ने को मिलते हैं आपके, और मैं केवल इसे ऑप्शन से करा दूंगा आपको इस सवाल को। ठीक है ना। ऑप्शन से देखते हैं हम तुम कैसे हो जाएगा। देखो इस सवालों में सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि 9 का मल्टीपल कहीं पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो दी गई संख्या है उसमें 9 का मल्टीपल कहीं पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सारी संख्याएं 9 से कट रही हैं वहाँ पर। 16 नहीं में 144, 12 नहीं में 108, 9 8 72 करके कट रहा है ना। तो दिया गया ऑप्शन भी 9 से डिवाइड होगा, जरूर होगा। और वो प्रत्येक कंडीशन में कितना बता के देगा आपको, 3। क्योंकि सवाल में कितना कहा है उसने कि शेषफल कितना बचता है आपका, 3। तो 9 से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है आपका, कि अगर दी गई संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या भी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए इसके अंकों का योग देखेंगे तो 4 3 7, 7 और 5 कितने हो गए, 12। 9 से डिवाइड दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 शेष बच रहा है। 12 को अगर 9 से डिवाइड दोगे, या ऐसे काट लो कि 5 और 4 तो 9 हो गया तो 3 शेष बच गया।
यहाँ पे देखो 7 और 2 9 पूरा का पूरा कट रहा है, 9 पूरा कट गया, 4 और 2 कितना हो गया 6, यहाँ पर कितना शेष बच रहा है 6, बचना कितना चाहिए था 3, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत, ये वाला ऑप्शन भी गलत। यहाँ पर देखिए 4 और 3 7 और 2 9, पूरी संख्या 9 से पूरी की पूरी कट रही है, लेकिन पूरी नहीं कटनी है, कितना शेष बचना है 3, कितना शेष बचना है 3, तो ये भी गलत हो गया। केवल एक ही ऑप्शन था जिसमें रिमाइंडर कितना आ रहा था 3, कौन सा ऑप्शन है ए। तो इस तरीके से हम तुम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से इन सवालों को करने की कोशिश करिए। जब भी एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक आए आप सबसे पहली अप्रोच ऑप्शंस के लिए ले लगाएंगे, ठीक है ना, जिसमें डिविजिबिलिटी रूल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसमें और भी बहुत सारे रूल लग सकते थे, ठीक है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री से एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जिसमें आपसे कह रहा है 3 cos थीटा बराबर में कितना है √3, तो कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू बताना है, कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा का है ना। 3 cos थीटा बराबर कितना है आपका √3। तो पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ कि अगर 3 cos थीटा बराबर अगर आपका √3 है तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा भैया, √3 बटे में कितना हो जाएगा 3। अच्छा कुछ लोग मुझे बताएं क्या इस 3 को हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं कि नहीं। सर कहेंगे आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से √3 से √3 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपको बोलो 1/√3। अब क्या पूछा है हमसे वो देख लेते हैं। क्या पूछा है कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, कोसेक थीटा इंटू में कितना पूछा है आपसे टेन थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर कितना होता है सर आपका 1/sin थीटा, ठीक है ना, 1/sin थीटा। टेन थीटा कितना होता है आपका sin थीटा अपॉन में कितना cos थीटा, तो यहाँ से sin थीटा से sin थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा आपका 1/cos थीटा, जिसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी है 1/√3। तो अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो 1 में कितना 1/√3, ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो वैल्यू कितना जाएगा सर आपका √3, कितना जाएगा आपका √3। तो ऑप्शन कौन सा हो गया डी ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं, देखिए जरा। ये कह रहा है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 5। आपसे आयत का परिमाप पूछा है, क्या पूछा है परिमाप, ठीक है ना। सरकमफेरेंस पूछिए, पेरीमीटर पूछिए, तो हम तुम निकालते हैं पेरीमीटर। आयत के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में कैसी होती हैं बराबर, ठीक है ना, आमने सामने की भुजाएं आपस में कैसी होती हैं बराबर। आपने आयत के बारे में पढ़ा होगा कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं बराबर। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा लंबाई को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा चौड़ाई को, किसको चौड़ाई को। तो आयत से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा बोलो, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये चीज़ें तो आपने पढ़ रखी होंगी। अगर हम तुम यहाँ पे आयत के विकर्ण की बात करें, आयत का परिमाप ही देख लेते हैं, चलो पहले आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना होता है 2 × L + B, 2 × L + B, 2 × L + B का मतलब क्या है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा अगर रेखा हम तुम इस प्रकार से खींचकर चले जाएं, इस प्रकार से खींचकर चले जाएं कि ये वाली जो रेखा है ना, तो ये बताइए ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है डायगोनल को, किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपकी डायगोनल को, किसको रिप्रेजेंट कर रही है डायगोनल यानी कि विकर्ण को, है ना। तो ये क्या है आपका विकर्ण। एक और जानकारी आपने पढ़ी होगी कि आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो BCD कौन सा बेटा BCD क्या बन गया एक आपका राइट एंगल ट्रेंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, क्या बन गया आपका समकोण त्रिभुज। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो बताइए ये वाली भुजा क्या है आपकी कर्ण, क्या है ये आपकी कर्ण यानी कि डायगोनल। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं सर कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर कर्ण का, बराबर में किसके स्क्वायर होगा लंब का स्क्वायर प्लस का कितना आधार का स्क्वायर, है ना। तो कर्ण क्या है आपका BD, क्या है आपका BD। तो BD का स्क्वायर बराबर देखो कर्ण क्या है आपका आधार कितना है L² प्लस B²। तो BD अगर यहाँ से निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा √L² प्लस का कितना B², ठीक है ना। तो आयत का जो कर्ण होगा, आयत का जो विकर्ण होगा, आयत का विकर्ण, तो आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी बोलो
आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण कितना हो गया आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर। ठीक है, ये जानकारी समझ में आई आपको। आयत का जो विकर्ण होगा वो कितना होगा एल स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर। आप एक पॉज लेके इस सवाल को, इस सारे फॉर्मूले को नोट कर लें, फिर मैं आपको सवाल बताऊंगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको 300 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 300 सेंटीमीटर। और इसके विकर्ण की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 5। विकर्ण की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी है 5। जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका 300 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है 300। देखिए जरा ये कितना दे रखा है भैया 300 सेंटीमीटर आपको है ना, और लंबाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 5। तो हमको निकालना है आयत का परिमाप। क्या निकालना है आयत का परिमाप। तो आप ये देखिए, देखो बहुत अच्छे से सवाल करा देंगे। आयत के परिमाप में 2 का मल्टीपल तो जरूर आएगा है ना। आयत के जो परिमाप होगा उसमें 2 का मल्टीपल तो जरूर आएगा। अगर आप ऑप्शन को देखना शुरू करें तो एक आपका ऑप्शन सी और एक आपका ऑप्शन डी, क्या ये 2 से डिवाइडेड है, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, नहीं है सर। तो आपका सी और डी तो वैसी गणना से बाहर हो गए। ठीक है ना, यानी कि सी और डी तो आपका आंसर हो नहीं सकता। केवल हमने एक छोटी सी बात का यूज करके इन दोनों ऑप्शंस को काट लिया कि जो आयत का परिमाप होगा वो किसका मल्टीपल होगा 2 का। किसका मल्टीपल होगा 2 का। और आपके ऑप्शन सी और डी में 2 ऐसी संख्या हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या ये आंसर हो सकते हैं सर, ये आंसर नहीं हो सकते। इसलिए सी और डी तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन से बाहर हो गए। अब हमको ए और बी के लिए देखना है। किसके लिए ए और बी के। ये फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे, तो मैं फॉर्मूले पे आपको बता देता हूँ, यहीं से बता देता हूँ। देखिए जरा, आ जाइए भैया। क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई कितना दे रखा है आपको 300। कितना दे रखा है 300। और उसके बाद में विकर्ण की लंबाई यानी कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर कितना दे रखा है आपको 5। कितना दे रखा है 5। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर कराऊंगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 25। कितना हो जाएगा 25। ठीक है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 25। इसी तरीके से अगर हमको एल प्लस बी मिल जाए, क्या मिल जाए एल प्लस बी, तो सवाल हो जाएगा। तो एक सर्व समीकरण होती है एल प्लस बी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर एल प्लस बी का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना 2lb। ये तो पढ़ा होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है भैया 25। कितना दे रखा है 25 प्लस 2 गुणा एल बी का वैल्यू कितना है 300। कितना है 300। तो 300 हो गया ना, 300 दूनी कितना 600। 600 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो गया सर 625। अच्छा एल प्लस बी का वैल्यू तो निकालना है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे अंडर रूट। तो एल प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 25। अंडर रूट 625 कितने का मान होता है 25 का। कितने का 25 का। अब मुझे बता दीजिए परिमाप कितना होगा। अब बताइए परिमाप कितना होगा। परिमाप बराबर कितना होगा 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप बराबर कितना होगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 और एल प्लस बी का वैल्यू कितना आया था आपका 25। तो बोलो 25 दूनी कितनी हो गई सर आपकी 50 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया ए। ठीक से समझ में आया आप लोगों को, वेरी गुड। आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए वो सारे के सारे फॉर्मूले आप नोट करके एक क्विक नोट्स वाली बुक बना के चलें, जिसमें जो भी फॉर्मूले मैं आपको बताता रहूँ उसको एक साइड में आप उतारते चलें। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं सर। अच्छा सवाल देखिए, कह रहा है कि 3 पाइप ए बी और सी के क्रम से 15 घंटे 12 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। ठीक है ना, 3 पाइप ए बी सी, 3 पाइप क्या है ए बी सी क्रम से 15 घंटे 12 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। आपने अर्थमेटिक में एक टॉपिक पढ़ा होगा पाइप एंड सिस्टम, जिसको नल तथा टंकी करके नाम से पढ़ा जाता है। तो वहाँ पर ये सवाल आपको करने मिलेंगे जिसमें हम तुम क्या करेंगे, एक टंकी से भरने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हमको कितने पाइप दे रखे हैं 3। एक पाइप कौन सा दे रखा है ए, एक बी और एक सी। ठीक है ना, तीनों ही भरने वाले पाइप हैं, तीनों ही क्या है भरने वाले है ना, भर सकते हैं है ना। इसमें एक 2 तरीके से पाइप हो सकते हैं, या तो कुछ पाइप भर रहे होंगे या फिर कुछ पाइप क्या कर रहे होंगे खाली कर रहे होंगे। तो ए जो है वो कितने घंटे में भर सकता है 15, बी जो है वो कितने घंटे में भर सकता है 12 और सी जो है वो कितने घंटे में भर सकता है 18। कितने घंटे में 18। तो ए 15 घंटे में, बी 12 घंटे में और सी कितने घंटे में भर सकता है इसको 18।
तो हमने इस टॉपिक में आपने सीखा होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा मान लेते हैं जो 15 से भी, 12 से भी और 18 से भी, तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ऐसी संख्या क्या होगी जो 15 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए? बताइए क्या होगा, क्या होगा, बोलो क्या होगा? इनका एलसीएम। तो 15, 12 और 18 का एलसीएम बता दीजिए कितना होगा। 15, 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 15 और 12 का 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 180। देखिए 15 में क्या है आपका 5 गुणा 3, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं ना। 12 में क्या है आपका 4 गुणा 3 18 में क्या है आपका 6 गुणा 3, है ना, 6 गुणा 3। तो 3 तो सभी में ही है, 3 तो सभी में ही है। 5 गुणा 4 गुणा 6 और आ जाएंगे, तो 3 पंजे 15, 15 चौका 60, 60 छंग कितना हो जाएगा भैया? देखो 5 और 6 में कितना था? 2 कॉमन था यहाँ से, ठीक है ना, 2 कॉमन था। तो हम तुम 4 और 6 में पूरा 6 ना लेके यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 3। तो यहाँ से कितना एलसीएम आ जाएगा आपका? 180। कितना आ जाएगा? 180, ठीक है ना। 15, 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 180। तो 15 से 180 कितनी बार कटेगा सर? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। 15 से 180 कितनी बार कटेगा? 12 बार, ठीक है। 15 से 180 कितनी बार कटेगा? 12। 15 से 180 को काट के देखेंगे कितनी बार? 12 बार। यानी कि पाइप ए अगर 15 घंटे में भरता है तो हर घंटे में कितना यूनिट पानी निकालेगा? 12। कितना यूनिट पानी भरेगा उसमें? 12 यूनिट। अगर बी 12 घंटे में 180 यूनिट पानी भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 15। कितना? 15। और सी अगर 18 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भरेगा बेटा? 10। कितना? 10। तो जो टैंक था उसमें टोटल यूनिट कितना आ गया आपका? 180। कितना? 100। अच्छा, किस किस टैंक को साथ करना चाह रहा है वो? ए को और सी को। ए और सी का यूज करके वो टैंक को भरना चाह रहा है, ठीक है। तो टैंक को भरने में लगने वाला समय देखें हम तुम, तो समय बराबर क्या होता है बेटा? कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है आपका? 180। कौन कौन भरने आएंगे भाई? ए और सी। अच्छा, ए 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है? 12। सी 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है? 10। तो दोनों मिलकर ए और सी मिलकर कितना पानी भरेंगे भैया? 12 + 10 यानी कि कितना पानी भरेंगे भाई? 22। कितना यूनिट? 22। तो 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भरेंगे? ये 22 यूनिट, ठीक है ना। 22 यूनिट पानी भरेंगे। तो यहाँ से सवाल देख के लग जाता है। 2 से काटिए, 2 से कितनी बार कटा है? 11 बार। 2 से कितनी बार कटा? 90 बार। तो कितना आ गया भैया? 90 और बटे में कितना? 11। बटे में 11 जरूर आएगा, है ना। आंसर में 11 जरूर दिखाई देगा बटे में। तो देखो पहले ऑप्शन में 11 नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। या फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 से जब आप 90 को डिवाइड करेंगे तो 11 अट्ठे 88, कितना शेष बचा? 2। तो 8 सही 2 बटे 11, ठीक है ना। 8 सही 2 बटे 11 घंटे में क्या करेगा? ए और सी मिलकर उस टैंक को भर देंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको ये सवाल। कौन कौन से पाइप भर रहे हैं भैया? ए और सी। तो कितने घंटे में भरेंगे? 8 सही 2 बटे 11। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके के सवाल भी मैथ में आ सकते हैं। अच्छा, ये जो सवाल हम आपको करा रहे हैं ये लगातार प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल है, ठीक है। ये पिछले ही साल के, जस्ट पिछले साल के एनटीपीसी के सारे आए हुए सवाल हैं। तो बड़े यूजफुल सवाल है, इनको ना आप बहुत अच्छे तरीके से देखें। देखिए ये सवाल आपसे कह रहा है कि 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 ऋतुओं, कितने व्यक्ति हैं टोटल? व्यक्ति कितने हैं आपके? 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 ऋतुओं, वर्षा, ग्रीष्म, बसंत और शीत, ठीक है ना। 4 ऋतुओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं से अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया, है ना, कि जिसको भाई जो ऋतु पसंद हो उसको आप वोट कर लीजिए। वर्षा ऋतु को कितने वोट मिले? वर्षा ऋतु को कितने वोट मिले बताइए? वर्षा ऋतु को कितने वोट मिले? 130। जबकि ग्रीष्म ऋतु को, कौन सी ऋतु को? ग्रीष्म ऋतु को कितने वोट मिले भैया? 100 वोट मिले। कितने वोट मिले? 100। यानी कि 130 व्यक्ति ऐसे हैं जो वर्षा ऋतु को चुन रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु को कितने व्यक्ति चुन रहे हैं आपके? 100। शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा 53 वोट अधिक मिले। यहाँ से बहुत अच्छा सवाल है, ये वाली लाइन बहुत अच्छे से पढ़िए आप, है ना। ये वाली लाइन, ये जो है, ये इतनी लाइन को बहुत अच्छे से पढ़िए। ये कह रहा है कि शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कितने वोट अधिक मिले? 53। कौन सी ऋतु को? शीत ऋतु को। कौन सी ऋतु को? शीत। तो शीत ऋतु को कितने वोट मिले? ग्रीष्म ऋतु के तुलना में 53 वोट अधिक मिले। ग्रीष्म को कितने मिले थे? 100। तो 100 से 53 ज्यादा करने हैं तो कितने देने पड़ेंगे बोलो? 153। कितने? 153, ठीक है ना। 153 वोट किसे मिले होंगे? शीत ऋतु को। क्या कह रहा है आपको? बसंत ऋतु को 80 वोट मिले। बसंत को कौन से कितने वोट मिले भैया? 80। बसंत को कितने वोट मिले? 80। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा चुना गया? बोलिए भैया
कौन सी ऋतु को? देखो वर्षा को कितने मिले? वर्षा ऋतु को 130 वोट, ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट, शीत ऋतु को 153 और बसंत को कितने? 180। तो सबसे ज्यादा किसको मिले? सबसे ज्यादा किसको मिले? शीत ऋतु को। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। यानी कि विंटर जो सीजन है उसको सबसे ज्यादा लोगों ने चुना। होता भी अच्छा है ना, काम करने का बहुत अच्छा मौसम होता है शीत ऋतु। चलिए सर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है, ये बहुत प्यारा सवाल है जिसमें हमसे पूछा है x अपॉन बाई बराबर कितना है आपका? 4/5। 4/5। देखिए जरा इस सवाल को करा देते हैं आपको। अगर आपको ठीक से ना दिख रहा हो तो सवाल केवल इतना है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि x अपॉन बाई बराबर कितना है आपका? 4/5। x अपॉन बाई बराबर 4/5 है, तो हमसे 5x प्लस 7y अपॉन 5x माइनस 7y प्लस 6x प्लस 4y अपॉन 7x माइनस 8y का वैल्यू निकलवाया है, ठीक है ना? इतने का वैल्यू निकलवाया। अगर ऊपर ठीक से नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लेंगे आप। x अपॉन बाई का वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 4/5। केवल इतनी वैल्यू का यूज करके हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या करना है? निकालना है। देखिए जरा, अगर मैं इस पूरे में से बाई कॉमन ले लूँ, दो तरीके हैं इस करने के। रेशियो दे के रेशियो पूछा है तो x की जगह कितना रख सकते हैं आप? 4। बाई की जगह कितना रख सकते हैं? 5। या फिर क्या कर लीजिए, पूरे में से बाई कॉमन ले लीजिए। दोनों में से कोई सा भी तरीका कर सकते हैं। देखिए जरा, हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे में से बाई कॉमन ले रहे हैं ऊपर से, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5 इंटू एक्स अपॉन बाई, ठीक है ना? 5 इंटू एक्स अपॉन बाई। यह मैं सीधा करा देता हूँ आपको सवाल, क्योंकि कट रहा है शुरू में तो कटता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो मैं आपको सीधा ही करा देता हूँ। एक्स की जगह कितना रखना है? 4। तो 5 गुणा में कितना हो गया भैया आपका? 4, ठीक है ना? 5 और गुणा में कितना? 4 प्लस 7 और गुणा में कितना? 5, ठीक है? यानी कि जहाँ पर x था उसकी जगह कितना रख लिया आपने? 4। जहाँ पर y था उसकी जगह कितना रख लिया आपने? 5, ठीक है? अपॉन में कितना? 5 गुणा 4 माइनस के 7 और गुणा में कितना? 5, बीच में प्लस लगा लो। 6 गुणा में कितना हो गया आपका? 4 और प्लस के 4 गुणा में कितना हो गया? 5। यहाँ पर देखिए जरा, 7 गुणा में कितना? 4 और माइनस के 8 और गुणा में कितना? 5। केवल इस वाले की वजह से मुझे x और y का वैल्यू लगाना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे तो 5 से 5 कट जा रहा था, लेकिन वहाँ पे 5 कटता नहीं, ठीक है ना? डेसिमल नंबर आ जाता है, इसलिए मैंने सीधा वैल्यू लगा दिया, ठीक है? तो यहाँ पर देखो 5 चौक 20 और 7 पंजे 35। 20 और 35 कितने हो गए सर? 55। 55 बना नहीं बना ऊपर? 5 चौक 20 और 7 पंजे 35। तो यहाँ पर कितना बचा? माइनस का 15। भाई 20 में से 35 हटाओगे तो 15 बचेगा। बीच में क्या लगाना है आपको? प्लस। 6 चौक 24 और 4 पंजे 20, ठीक है ना? 24 और 20 देखिए जरा कितने हो गए? 24 और 20 कितने हो गए? 24 और 20 कितने हो गए? 6 चौक 24 और 4 पंजे 20, 44 हो गए। कितने हो गए भैया? 44, ठीक है ना? 44 बटे में 7 चौक 28 और 8 पंजे 40, ठीक है ना? 7 चौक 28 और 28 में से कितने घटाने पड़ेंगे आपको? 40। तो कितना बचेगा? माइनस का 12। कितना बचेगा? माइनस का 12, ठीक है? यहाँ से हमसे पूछा है कि बताइए आंसर क्या होगा आपका। और मेरे हिसाब से ऑप्शन में सारे सवाल गलत लिख रखे हैं इन्होंने, ऑप्शन सारे गलत हैं इस सवाल के, क्योंकि यहाँ से डेसिमल तो जरूरी आना है, सॉरी निगेटिव तो जरूरी आना है। तो कितना है? माइनस के 15 और माइनस के 12। तो बटे में एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 60। कितना हो जाएगा? 60, ठीक है ना? 60 एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा? 60। एलसीएम कितना हो गया आपका? 60। तो 15 से 60 कितनी बार कटेगा? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो 55 चौका कितने हो जाएंगे भैया? 220। बीच में भी क्या लगाएंगे आप? माइनस। 12 से 60 कितनी बार कटेगा? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। 44 पंजे भी कितने हो जाएंगे आपके? 220। कितने हो जाएंगे? 220। तो 220 और 220 कितने हो गए? 440 और बटे में कितना? 60। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है? तो 44/6 माइनस के 44 बटे में कितना आ रहा है आपका? 6। ये आंसर आ रहा है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से सारे ऑप्शंस गलत हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ये सारे के सारे गलत हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, उसके लिए आपके लिए क्षमा मांगते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए सर। बहुत बेहतरीन सवाल, अलजेब्रा से सवाल है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि x प्लस 1/x बराबर कितना है आपका? 12। x प्लस 1/x का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको? 12। कितना दे रखा है आपको? 12। ये जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 12। और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर कितना है आपका? 50। तो इतने का वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है ना? x⁴ माइनस 1/x⁴। इतने सवाल को हमें देखना है कि इतने का आंसर कितना होगा। अलजेब्रा में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, a² माइनस का कितना? b², पढ़ा है ना आपने?
तो कितना होता है सर ये a माइनस बी और इंटू में कितना a प्लस बी होता है कि नहीं होता है? ये तो सबने पढ़ा है आपने, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सबने पढ़ा है, वेरी गुड। तो हमको जो वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इतने का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो देखो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, इतना लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 50। कितना दे रखा है आपको, 50 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 50। हमको किसका वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, इसका और वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके लिए वैल्यू दिया है आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर में कितना दे रखा है आपको, 12। कितना दे रखा है, 12। तो देखो दोनों पक्षों का वर्ग करके ही तो पढ़ा होगा आपने, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा में x गुणा 1 अपॉन एक्स बराबर में कितना 144। तो यहाँ x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144 माइनस 2। तो यहाँ पर कितना आ गया सर 142, है ना। या फिर इसी को हम अलजेब्रा में कैसे पढ़ लेते हैं, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना पढ़ लेते हैं, इसी को हमने पढ़ाने का वैल्यू तो हमने निकाल ही लिया। अगर आपको अलजेब्रा में एक बड़ी प्यारी थ्योरम होती है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a दे रखा है, कितना दे रखा है a, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता a होता, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता वो a स्क्वायर माइनस 2 होता। कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ a की जगह कितना दे रखा है भैया, 12। तो 12 का वर्ग कितना हो गया, 144। 12 का वर्ग कितना हो गया, 144, ठीक है, और माइनस का 2 यानी कि कितना हो गया 142। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं बोलो, 142 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो यार हाँ कि ना। तो 5 से इसमें गुणा कर लीजिए, देखो 5 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10। अच्छा ये वाला जीरो तो ऐसे का ऐसे ही, 5 दूनी 10 का जीरो, 5 चौक 20 और 1 कितना हो गया 21, 5 ही का ना 5 और 2 कितना हो गया आपका 7। तो कितना ऑप्शन हो गया आपका 7100, कितना हो गया आपका 7100। समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत प्यारा सवाल है। इसमें इस वाले को ध्यान रखेंगे, ये बहुत अच्छी थ्योरम है ये वाली, ठीक है ना, ये इतना ध्यान रखेंगे आप इसको, ये पूरा, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना हो a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इसका बहुत यूज करेंगे हम सवालों में सब में। ट्रिग्नोमेट्री से फिर से एक सवाल है, देख रहे हैं आप लगातार कि जब से हम इस सेट को लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो लगातार ही आपके सवाल एडवांस के बहुत सारे आ रहे हैं। तो रेलवे में एडवांस मैथ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स आपके अभी लगे हुए हैं, अभी अगले महीने में अप्रैल में आपका NTPC का एग्ज़ाम होगा, और NTPC का कंपटीशन आपने देखा होगा, कल एक डाटा पब्लिश हुआ है जिसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के फॉर्म 1 करोड़ से ज़्यादा है, दोनों के फॉर्म 1 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि कंपटीशन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सर उस व्यक्ति का नंबर वहाँ पर आएगा जो क्वेश्चन सबसे पहले करके जा रहा हो। क्वेश्चन सबसे पहले करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके आने चाहिए, है ना, बेसिक से ही काम नहीं होगा बल्कि तरीके बहुत सारे आने चाहिए। आज मैं आपको बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, हाँ बेसिक्स के साथ में पढ़ा रहा हूँ, कल से हम तुम उन तरीकों पर भी जहाँ जहाँ पॉसिबल है मैं तरीके भी बताते हुए जा रहा हूँ, आप लगातार देखते रहिए, है ना। देखिए ज़रा यहाँ पर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इतने की वैल्यू हमको निकालनी है ना। तो आपने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल के लिए थ्योरम पढ़ी होगी हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री के साथ में, जिसमें आपसे कह रहा है कि साइन 27 कोस 63 बटे कोस स्क्वायर 27 माइनस सेक 27 कोसेक 63 बटे टेन स्क्वायर 45 का मान हमको बताना है कि टेन इसका मान कितना होगा, ठीक है। नीचे वाले से तो कोई दिक्कत है ही नहीं, टेन स्क्वायर 45 हो ही जाएगा। साइन 27 इंटू कोस 63 है बेटा, साइन 27 इंटू कोस 63, ठीक है, अपॉन में कितना है आपका कोस स्क्वायर 27 माइनस सेक 27 इंटू में कितना है कोसेक 63, और आपको याद हो तो टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो उसकी जगह हम कितना लगा सकते हैं 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा साइन 27 कोस 63 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, आपने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल के लिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है सर कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा भी कितना होता है आपका साइन थीटा, ठीक है ना, कितना होता है साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 27 और 63 दोनों का सम जो है वो कितना है 90, दोनों का योग कितना है 90। तो मैं साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज कर सकता हूँ आराम से,
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, तुम cos स्क्वायर 33, cos 63 को कितना लिख सकते हैं, sin 27, कितना लिख सकते हैं, sin 27। तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, sin स्क्वायर 27 और बटे में कितना हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 27 माइनस sec 27, और कोसेक 63 को भी sec स्क्वायर 27 लिख सकते हैं, और बटे में कितना 1, क्योंकि कोसेक 63 कितना बेटा, कोसेक 63 जो होगा वो sec 27 के बराबर होगा। कैसे होगा मैं बता देता हूँ, देखिए जरा यहाँ पे देखिए, कोसेक 63 को मैं 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ, और कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, तो कितना आ जाएगा सेक 27। ठीक है, तो सेक 27 से जब सेक 27 में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर 27। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा कितना बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कितना हो गया, टेन स्क्वायर 27 माइनस का कितना, सेक स्क्वायर 27। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ माइनस, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर 27 और माइनस के कितना, टेन स्क्वायर 27। आपने थ्योरम पढ़ रखी होगी सर, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो क्या मैं इतने की जगह 1 रख सकता हूँ, बोले बिल्कुल रख सकता हूँ सर। बाहर क्या है, माइनस, तो कितना आ गया आपका, माइनस का 1। आंसर जो है आ गया आपका कितना हो गया, माइनस का 1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सवाल। तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया आपका, माइनस का 1। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बस हमने इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज करा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। देखिए अगला सवाल है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितने, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है। कितने मिनट में पार करती है, 1.5 मिनट में पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ट्रेन की जो लंबाई है वो किस में ज्ञात करनी है हमको, मीटर में। ठीक है ना, ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ध्यान से अगर देखेंगे आप, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में। अच्छा 60 किलोमीटर घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब समझ में आता है, चाल की परिभाषा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि सर एक घंटे में कितने में, एक घंटे में कितने किलोमीटर चलाया उसने, 60 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 60। यूनिटरी मेथड से इस सवाल को करवा देता हूँ मैं आपको। एक घंटे का मतलब कितना है सर, 60 मिनट। कितने मिनट, 60। तो वो कितने किलोमीटर जा रही है, 60 किलोमीटर। 60 मिनट में कितने किलोमीटर जा रही है, 60। तो क्या मैं यहाँ से 1 मिनट का टाइम बता सकता हूँ कि सर 1 मिनट में कितनी जाएगी, 60 ही का ना, 60 1 किलोमीटर। कि सर वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगी, बोलो यार हाँ कि ना। अच्छा 1 मिनट में 1 किलोमीटर का मतलब कितना है, 1000 मीटर। 1000 मीटर, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख ही सकते हैं। अच्छा हम 1 किलोमीटर चल रहे हैं या 1.5, कितना चल रहा है, 1 मिनट चल रहा है या 1.5 मिनट, 1.5। तो यहाँ पर कितने से गुणा हो जाएगी, 1.5 से इधर और 1.5 से इधर। कर सकते हैं कि नहीं, तो 1.5 मिनट में कितना चला उसने, गुणा करोगे, पॉइंट हटाओगे, बटे में एक जीरो लगा लोगे, जीरो से जीरो खत्म हो गया। 100 की गुणा 15 से करोगे तो कितना हो गया सर आपका, 1500 मीटर। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी होगी आपकी, 1500 मीटर। कितनी होगी आपकी, 1500 मीटर। केवल यूनिटरी मेथड से हम तो इस सवाल को कर सकते थे। उसने क्या कहा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को, है ना। जब ट्रेन वाले सवाल आपने करे होंगे तो वहां पर दो तरीके के ऑब्जेक्ट आपको पार करते हुए दिखाई देगी ट्रेन। एक होगा आपका वर्टिकल ऑब्जेक्ट और एक होगा हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट, है ना, यानी कि ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। जब ऊर्ध्वाधर ऑब्जेक्ट को आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर केवल और केवल जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लंबाई होती है ना, ऊर्ध्वाधर में, वर्टिकल में। और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसमें ट्रेन की लंबाई के साथ में उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को भी हम तुम ऐड कर देते हैं। ठीक है, उस ट्रेन की लेंथ को भी हम तुम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। समझ में आया, वेरी गुड। तो 1.5 मिनट में कितना गया बेटा, वो 1500 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1500 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर जाइए। देखिए सिंप्लीफिकेशन पे बहुत ज़्यादा गौर है सवाल की। सिंप्लीफिकेशन में हमसे पूछा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 1/0.24 पार्ट ऑफ 1.44, है ना, यानी कि 1.44 के 1/0.24 का मान कितना होगा। का मतलब समझ में आता है, के का मतलब बस इतना पूछा है कि सर 1.44 के 1/0.24 का मान कितना होगा, ये वैल्यू हमसे पूछिए। तो यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना आ गया सर 144 और बटे में कितना 24। कितनी बार कटेगा बताओ, 24 का पारा कितनी बार कटेगा, 6 बार। 24 छंग 144, तो कितना आंसर होगा आपका 6। प्यारा सा सवाल है, बहुत हल्का सा सवाल है, समझ में आया आप लोगों को। देखिए परसेंटेज का सवाल है। परसेंटेज के सवाल में आपसे पूछा है कि जब एक संख्या 22 सही 1/2% क्या करती है, घटती है तो 217 हो जाती है।
घटने के बाद कितनी हो जाती है, 217 हो जाती है। तो हमको संख्या बतानी है कि संख्या कितनी होगी, ठीक है, संख्या बतानी है संख्या कितनी होगी। तो आपको परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना तो सबको आता होगा। देखिए जरा कितना है आपका 22 सही 1/2%, ठीक है। बताइए इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 22 दूनी 44 और कितना हो गया 45, 45/2, 45/2% लिख सकते हैं। परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना लगाएंगे बेटा 100, कितना लगाएंगे 100। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इसकी मैं सीधी फ्रैक्शन भी लिख के दे सकता हूँ आपको। 5 निम 45 और 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार, तो कितना आ गया बेटा ये 9/20, ठीक है ना। तो यानी कि 22 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी आपकी 9/20। 22 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी आपकी 9/20, 9/20 ये 9/40 है शायद, 9/40 कितनी होगी सर आपकी 9/40, 9/40, ठीक है। अब क्या करा है उसने, जब एक संख्या इतने से क्या कर रही है भैया घट रही है, इस टर्म को बहुत ध्यान रखेंगे, क्या हो रही है घट रही है। तो 22.5% का वैल्यू कितना हो गया 40, 40 का 22.5% कितना हो गया 9, 9 अगर घटाओगे तो कितनी हो जाएगी 31, कितनी हो जाएगी 31। तो घटने के बाद अगर 40 में से 9 घटा देंगे तो कितना बच रहा है 31। आपसे पूछा है कि संख्या बता दीजिए संख्या कितनी होगी। यहां से एक बात सीधी समझ में आ गई कि सर जो भी संख्या होगी वो 40 यानी कि 4 का मल्टीपल होगी, जो भी संख्या होगी वो किसका मल्टीपल होगी 4 का। अब 4 के मल्टीपल में यहाँ पे देख लीजिए पहला ऑप्शन बिल्कुल खत्म, ठीक है ना। 4 का ऑप्शन अगर 4 का मल्टीपल देखेंगे तो 315 तो 4 से घटेगा नहीं, इसलिए खत्म हो गया। अब जो घटाने के बाद 40 में से 9 घटाए तो कितना बचा आपका 31, और 31 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है बताओ 217, कितनी दे रखी है भैया 217। तो क्या मैं यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 7 से काटोगे तो 7 ही का ना 7, 7 या 21 यानी कि कितना आ गया 7, कितना आ गया भैया 7, यानी कि सर जो 1 यूनिट का वैल्यू है वो कितना है आपका 7। अच्छा कितना क्या पूछा है आपसे, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितनी होगी 40 यूनिट। तो यहाँ पर भी कितने से गुणा कर दूं सर 40 से, और यहाँ पर भी कितने से गुणा कर दूं 40 से, तो 40 सत्ते कितने हो गए 280, है ना। तो जो संख्या आपकी होगी वो कितनी होगी आपकी 280। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया आपका सी, कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया आपका सी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, गजब का सवाल है। पूछा है आपसे 11/5, कितना पूछा है आपसे 11/5 माइनस ब्रैकेट में दे रखा है आपको 2/3 ऑफ 3/5 और माइनस के कितना 1/5, बीच में क्या लगाया उसने प्लस, और ब्रैकेट के साथ में क्या पूछा है आपसे 6/5 और भाग कितना है 4/5, इतने का वैल्यू हमको बताना है। तो बोर्ड मास नियम आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आ जाता है ब्रैकेट और उसके बाद में क्या आ जाता है ऑफ, क्या आ जाता है ऑफ। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा ऑफ को। देखिए जरा बहुत अच्छा सवाल है, एक बार में करते हैं। 11/5 माइनस ब्रैकेट कितना भैया 2/3, 2/3 ऑफ के लिए क्या लगाते हैं बेटा गुणा, क्या लगाते हैं गुणा, गुणा में कितना 3/5, गुणा में कितना 3/5 और माइनस का कितना 1/5 प्लस 6/5। देखो यहाँ गुणा भाग से गुणा लगाएंगे तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा, ये तो पढ़ा होगा आपने। 5 से 5 क्या हो गया कट गया। जब हम तुम भाग की जगह क्या लगा रहे होते हैं गुणा, भाग की जगह क्या लगा रहे होते हैं बेटा गुणा। तो गुणा लगाते हुए जब भाग की जगह गुणा लगाते हैं तो नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या क्या हो जाती है नीचे। तो 5 से 5 क्या हो गया कट गया। ऐसे यहाँ से 3 से 3 क्या हो गया कट गया, कटा कि नहीं कटा। तो यहाँ पर कितना आया 11/5 माइनस 2/5 माइनस का कितना 1/5 प्लस यहाँ पर कितना बचा 6/4, 6/4 को मैं देखो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 लिख सकता हूँ, यानी कि कितना लिख सकता हूँ 3/2। 2/5 में से 1/5 घटाना है, 2/5 में से कितना घटाना है बेटा 1/5, तो कितना बचेगा 1/5 बचेगा, पक्की बात है ना, कितना बचेगा 1/5। तो देखिए सर जरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 11/5 माइनस 2/5 में से 1/5 घटाया तो कितना हो गया 1/5। इतने को अगर तुम देखोगे 11/5 को अगर तुम देखोगे तो कितना लिख सकते हैं बेटा 11/5 में से 1/5 घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 10/5 और प्लस का कितना 3/2, 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार, कितनी बार 2 बार। तो कितना हो जाएगा 2 + 3/2